बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान की सियासत के दाव पेच और मईशत की बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर तो हारून साहब का तजिया हम लेंगे, मगर इसके साथ साथ ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग का मामला है, दूसरी तरफ भारत फौजियों को लेकर कई अजीबोगरीब सी स्कीमें मुतारिफ करा रहा है। ऐसे में चाइना की ये स्टेटमेंट कि किसी भी सूरत में ताइवान को हाथ से जाने नहीं देंगे, क्या दुनिया एक नई जंग की तरफ बढ़ रही है? क्या सूरत हाल हो सकती है आलमी सतह पर? इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे और मुल्क के अंदर जो कोरोना की नई लहर है उससे कितने खदशात जन्म ले चुके हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हारून साहब, इतवार का दिन कैसा रहा इमरान खान साहब का एहतजाज के हवाले से? ये डिसइंफॉर्मेशन फीड की जाती है, कुछ सही भी होती है, कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रुथ भी होता है, कुछ उसमें मुबालगा। नजूमियों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था थोड़े से सच में बहुत सा झूठ मिलाते हैं। हमारा तजर्बा है वैसे इसका। एक मुल्क का मशहूर नजूमी जो वैसे अदरवाइज शरीफ आदमी, जानून आदमी है, मैं और वो एक कमरे में इकट्ठे रहे, मैंने ज़ायचा नहीं उसको कभी अपना बनाना दिया। वो बड़ा हैरान था, बड़े अच्छे खुशगवार था लोग, बड़े नफीस आदमी। टीचर रहा था वो बेनज़ीर का भी और उनकी बहन का भी, अंग्रेजी का उस्ताद था, हमारे साथ अखबार में काम भी करता था। क्योंकि मैंने देखा जो लोग उसके पास आते जाते थे बड़े बड़े अपना सियासतदान, एक दिन हम मिलने गए सदर गुलाम इसाक़ खान से, तो पूछ रहे तारिक चौधरी से पूछा उन्होंने, सेनेटर तारिक चौधरी से, वो आपका रमली का क्या लूँगा? रमली नहीं सर, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट है। हाँ जी, हालांकि मेमोरी अच्छी थी उनकी, बहरहाल भूल गए। और लोगों को मैंने देखा, एक दिन वो कह रहे थे उनसे कि हमद नासिर चट्टा आपका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। हम बाहर निकले तो मैंने कहा बेनज़ीर हुकूमत ही ख़त्म हो रही, उसके लिए मुस्तकबिल का। उसने कहा खुदा का बंदा, मैं 500 रुपये नहीं लेने थे। हालांकि वो प्रेडिक्शन इतनी उम्दा करते थे कि उन्होंने कहा फलां तारीख को पार्लियामेंट खतरे में है। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह करो पर बहादुर साहब, पार्लियामेंट को बने 6 महीने हुए, उस दिन पार्लियामेंट की बिल्डिंग को आग लग गई। उनका मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था कि किस नौयत का खतरा, किस नौयत का, मैं महदूद से इल्म है, महदूद इल्म है। खैर वो नजूम पे बात नहीं हो रही। दूसरी बात यह कि सदारती निज़ाम कैसे नाफज करता। सदारती निज़ाम नाफज करने के लिए सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की कंसेंट चाहिए, क्योंकि उसमें अंदेशा ये है कि अगर सदारती निज़ाम नाफज हो जाए और कोई पंजाब का झंडा लेकर खड़ा हो जाए तो ये तो वोट तो सारे यहाँ हैं, 56% वोट तो यहाँ है, थोड़े से वोट दूसरी जगह से ले ले, इस प्रेशर में दूसरी जगह से भी मिल जाएंगे कि पंजाब से ज़्यादा मिल जाएंगे। पंजाबी पंजाब से बाहर भी तो आबाद है, कराची में आबाद है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई था, बात इस तरह होगी, बात हुई होगी, ज़रा मुख्तलिफ होगी, कुछ मसाला लगा होगा, ठीक है। मसाला तो ओहो, वो शेर अफगन साहब एक अखबार रवि से कहता है, वो इस दुनिया में नहीं, मैं उसका नाम नहीं लेता, तुम ऐसे स्टू पकाते हो जिसमें गोश्त होता ही नहीं, प्याज ही होता है बस। अच्छा, इसमें कुछ गोश्त तो है लेकिन प्याज ज्यादा, कुछ गोश्त है, यानी कि थोड़े से सच में बहुत सारा झूठ है। इमरान खान सच में बहुत सा मुबालगा है, लफ्ज़ सही इस्तेमाल कर। चलिए ठीक है। ये बताइए, हुकूमत ये तासुर दे रही है और हुकूमत के हामी के इतवार को मुल्क की एहतजाज की कॉल दबरदूस हो गई। ये तो बड़ा सुनहरी मौका है। हाँ जी, ये तो बड़ा सुनहरी मौका है। नाकाम हो गई ना, फटाफट इलेक्शन का ऐलान करें। उसने कहा 200-400 आदमी निकले। अगर कराची में 200-400 आदमी निकले, लाहौर में 200-400 आदमी निकले, पेशावर में 200-400, इमरान खान इज ए टोटल फेलियर। ये बात हुकूमत कह रही है और अमेरिकी लॉबी कह रही है। वो इलेक्शन कराओ, जल्दी करो, और 2/3 सीटें जीते पीटीएम और नून लीग और पीपल पार्टी मिलके ही जीत लेंगे 2/3। तो अगर वो यानी 200-400 आदमी निकलते हैं तो भाई जल्दी करें। फिर वैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने वाकया ये है, इस मोबाइल में, आपके मोबाइल में भी छोटे छोटे कस्बों की, पिंड दादन खां, चकवाल, अपना मीरपुर खाद, वो हैदराबाद, वो मर्दान, सवाबी, कई ऐसे कस्बे, उनके नाम भी मुझे याद नहीं रहे। रात एक साहब ने MP थे, उन्होंने भेजी तस्वीरें, तो मैं उसको देखते ही रह गया कि ये तो कस्बा ऐसे छोटा सा इतना है, यानी अब भी मुझे याद नहीं आ रहा इतना छोटा कस्बा, इतनी मखलूक, ये खुद फरेबी है। दूसरा बात यह है, सारे सियासतदान जिस दिन कोई वाक़या होता है, मसलन मरीम बड़ा जलसा कर ले, तो उस दिन आप बयान पढ़ेंगे, जलसा फ्लॉप हो गया।
अखबार नवीसों का काम ये रह गया है, उनका भी बयान दे दें, उनका भी बयान दे दें। वो सच बोलो यार, कहो कि जलसा बड़ा था या छोटा था। सही है। यानी ये तो अखबार नवीसी ये नहीं है कि आप दोनों तो मौका भी दें, मौका भी देना चाहिए, लेकिन आप अंधे हैं, आप देख नहीं रहे। जैसे बीबीसी ने इतना बड़ा झूठ बोला जब लाहौर में जलसा था कि आज़ादी चौक पे लोग खड़े, आज़ादी चौक पे तो लोग खड़े ही होते हैं इसलिए कि वहाँ से मंदिर साफ नजर आता है। जी ऐसा ही है। अब ये बताइए कि सारी सी बात है, सोशल मीडिया का दौर है, हारून साहब सबके पास वीडियोस हैं, सबके पास चीज़ें हैं। अगर इतनी ही बड़ी तादाद में पब्लिक इमरान खान साहब के साथ बाहर निकल रही है तो मुसलसल एहतजाज के हवाले से उनकी तारीख क्यों तब्दील हो रही है, तारीख उनकी, और इसके साथ साथ कोई इंतहाई इक़दाम क्यों नहीं उठा रहे इमरान खान साहब? को फैसला करने जी कंफ्यूज है। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि कार्ड पहले इस्तेमाल, हर चीज़ मैं आपको हमेशा अर्ज करता हूँ ग्रेजुअल होती है। एक एक सीढ़ी आप चढ़ते हैं ना, मकान बनाते हैं, एक एक ईंट रखते हैं। आखिरी कार्ड पहले इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो उसका नतीजा मतलूबा नतीजा नहीं निकला, नाकाम तो नहीं कह सकते उसको प्रेशर तो बड़ा है। दो तरह से हुकूमतें जाती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट किसी हुकूमत को घर भेज देती है, ठीक है, या सस्टेन्ड एजिटेशन से होता है। ठीक है। अयूब खान सस्टेन्ड एजिटेशन से गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत सस्टेन्ड एजिटेशन से गई। ट्यूरियाँ बड़ी हैं, अमरीका ने बोला ने कर दिया, वो खल का खुदा घरों से निकलती है तो हुकूमत जाती है ना। फ़र्क ये है, अयूब खान मुख्तलिफ था। जब उसने देखा कि उसके खिलाफ बहुत गंदे नारे लग रहे हैं, एक लफ्ज़ ऐसा, एक हैवान का नाम लिया गया, तो ही सेड नो, मैं हुकूमत में नहीं रहना चाहता, चला गया। बीमार रहे, आजुर्दा रहे बहुत। और बाद में जो साहब आए, भुट्टो साहब, उनका फिर ये बीच में यह खान था, उनका कमाल ये था कि उनकी मौत की खबर भी नहीं नशर ने दी। तो अजीब हुक्मरान थे ना, उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, मैं हैरान होता हूँ। अच्छा, ये 329 जाने गई भुट्टो के खिलाफ एजुटेशन में। वो एजुटेशन तो खैर हमने देखा है और इतना हौलनाक था, यानी दो वाक़यात तो हमने अपनी आंखों, एक तो मैंने अपनी आंखों से देखा, माल रोड पे गोली चलती हुई, और एक आदमी ने एक ईंट उठाई और पुलिस छोटी छोटी सी चौकी बनी हुई थी ऐसी, 2-4 आदमी होते हैं जहाँ, ठीक है, उसको तोड़ दिया। कहीं से एक ईंट लाया, उस चौकी की ईंटें तोड़ दी और ईंटें बरसाई मुख्तलिफ लोगों ने। और वहाँ से मैं गुजरा, सन्नाटा था पंजाब असम्बली में, मैं दफ्तर जा रहा था, एक अखबार में काम करते हुए, पीपल्स पार्टी काम ही था। तो मैं, सन्नाटा है इस वक्त, सन्नाटा क्यों है शाम को? ये तो इस वक्त तो ये यहाँ बड़ी रौनक होती है। पूछा, 22 आदमी मर गए, 22। मैं वहाँ से दफ्तर जाने की बजाय प्रेस क्लब चला गया और मैंने अपना इस्तीफ़ा लिखा, जो छपा अखबारों में, कि मैं ऐसे अखबार में काम नहीं कर सकता जो ऐसी हुकूमत कामी हो जो एक दिन, वो नथ फोर्स की इस्तिलाह उसी दिन ईजाद हुई थी। अच्छा, तो सस्टेन्ड एजिटेशन से जाती हैं या एस्टेब्लिश। सस्टेन्ड एजिटेशन कैसे है, उसकी प्लानिंग नहीं की खान साहब ने, ठीक है। अब उन्हें शेख रशीद साहब ने और एजाजुल हक ने मुबैना तौर पर यह मैसेज दिया है कि ज़्यादा सख्त रवैया इख्तियार न करें, आपको 17 जुलाई के फेयर इलेक्शन देंगे। फेयर इलेक्शन होंगे? जो जिन्होंने मैसेज दिया, मुमकिन है वो फेयर इलेक्शन कराना चाहते हो, लेकिन नून लीग पे तो एतबार नहीं किया जा सकता। नहीं तो सिर्फ इमरान खान साहब ने बात नहीं सुनी होगी, कोई बात तो नहीं, उन्होंने कहा ना कि मैं नहीं एतबार करता, जब अगर हो जाए ऐसा तो ठीक है, लेकिन मैं बातों पे नहीं जाता। मुझे कई दफ़ा मुझे धोखा दिया। ठीक है। शेख रशीद साहब के अमूमन आप सवाल का जवाब भी नहीं देते, नुमाइंदे किसके? बज़ाहिर तो पीटीआई के। किसके नुमाइंदा नहीं है वो कहते थे मैं नवाज, जितने पैसे में मुझे ऑफर कर रहे हैं नवाज शरीफ को छोड़ने के, जब वो नवाज शरीफ से इतने पैसे में तो नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं भेजता। एक वाक़या सुनो जो इमरान खान ने मुझे सुनाया था। वो वाक़या ये है कि नवाज शरीफ जब आ रहे थे ना जी, पाकिस्तान वापस आए, तो जब वो आ चुके तो उसके 2-4-6 दिन के बाद, ये 5-7 दिन 10-15 दिन के बाद, जब ज़ाहिर है दिन तो याद नहीं, मैं कोई डायरी तो लिखता नहीं। इमरान खान ने बताया वो शेख रशीद वाला वाक़या सुना है? खान साहब बात इस तरह, ओ सुना। मैंने कहा नहीं, मैंने तो सुना। शेख रशीद ने नवाज शरीफ को मैसेज भेजा, ये दिस इज़ व्हाट ही सेड, कि मैं नून लीग में शामिल होना चाहता हूँ, मैं आपका इस्तकबाल करने के लिए आऊँगा, और अगर मुझे शामिल नहीं किया तो मैं अपने सर में गोली मार लूँगा।
हाँ हाँ, वो डिनाई करते हैं इस बात को इमरान खान साहब के, उन्होंने मुझसे नहीं कहा। मैंने इस पर कोई तबसरा नहीं किया क्योंकि ये बात काबिल फहम नहीं थी। शेख साहब जो हैं एम्बिशियस तो बहुत हैं और ठोक भी ऐसी देते हैं। मैं 16 दफ़ा वजीर रहा हूँ। 16 तो आपने इलेक्शन ही नहीं लड़े, तो 16 तो वजीर गए, 3 या 4 दफ़ा वजीर रहे हैं। तो लेकिन शेख साहब अहमक बिल्कुल नहीं है। शेख वो खुद कहते हैं मैं शेख हूँ भाई, नुकसान का सौदा नहीं करता। अब ये सही था ये गलत था। 12 अगर नवाज शरीफ साहब उन्हें ले लेते उस वक्त वो ज़रूर चले जाते शौक से। अच्छा। और वो कहते भी हैं, साथ ये कहते हैं कि मैं हूँ तो इमरान खान के साथ, मैं हमेशा मतलब उनके साथ रहा हूँ अस्करी क़यादत के साथ, लेकिन मैं इमरान खान के साथ हूँ। लेकिन इसमें लेकिन कहाँ से आ गया भाई? आदमी इधर है, 2 कश्तियों में तो कोई सवार होता है, सवार नहीं हो सकता। अब कुछ बात करते हैं हारून साहब। रह गए एजाजुल हक साहब, उनका भी किस्सा सुन रहे। एजाजुल हक साहब एक नहायत खुशगवार, नहायत नफीस तबा और नहायत आखिरी दर्जे के सादा लो आदमी। मैं उनसे मिलने के लिए एक शाम मुझे मार्शल लग चुका था, कोई एक्टिविटी नहीं थी। सुबह कॉलम लिखा, सारा दिन, हफ्ते में 3 कॉलम लिखते थे, सारा दिन बोर होते थे। मैंने कहा एजाज साहब से मिलते, खुशगवार आदमी है। वो गए उनकी तरफ, खाना खाया तो कहने कैसे आए? मैंने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं थी इस वक्त। मैंने कहा मैं रिक्शा में आया। वो घर उनका बहुत दूर है मेरे घर से, तो इनको 25-30 किलोमीटर था। अच्छा, लंबा रास्ता। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ जनरल मुशर्रफ से मिलने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जनरल मुशर्रफ के घर से तो मेरा घर जो है वो जहाँ वो रह रहे थे उस वक्त कोई 8-10 किलोमीटर है। आप मीटिंग कीजिएगा तो मैं अपना घर चला जाऊँगा, इतने में आपकी मीटिंग ख़त्म होगी, गाड़ी आपकी वापस आ जाएगी। तो रास्ते में उन्होंने कहा वो मुझे वज़ीर आज़म बना रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं इस पर कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने फिर कहा तुम्हें यकीन है और मुझे वज़ीर आज़म बना रहे हैं? अच्छा। मैंने कहा एजाजुल हक साहब, 2 में से एक बात यकीनी है, या वो पागल है या आप पागल हैं। तीसरी सूरत यह है कि आपको मुग़लता हुआ है। जनरल ज़िया के बेटे को क्यों वज़ीर आज़म बनाए? मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। आप वज़ीर आज़म बने, सदर बने, जो मर्जी बने, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, मैंने घर जाना, मुझे घर तक आप छुड़वा दीजिए। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं हारून साहब करप्शन के हवाले से। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे तस्दीक की जाए। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक है दुनिया में जहाँ करप्शन हुई मगर तरक्की भी हुई। ये जब आदमी से कहते हैं अनगार्डेड, जब यकसू नहीं होता, मुतवज्जो नहीं होता ना, तो कोई ये हमजा ने तो स्कूल में तकरीर करते हुए कहा बच्चों करप्शन होती रहती है, असल चीज़ जमहूरियत है। भाई करप्शन ये इसमें कोई शुबा नहीं, सारी दुनिया में होती है। अमेरिका में जो लोग समझते हैं ना करप्शन नहीं होती, एक साहब हैं वहाँ बिजनेस करते थे। मैंने कहा कोई पैसे वैसे खर्च होते हैं? उन्होंने कहा हाँ, $25,000 का तोहफ़ा क्रिसमस पे भेजते हैं। अच्छा। और कई दफ़ा ऐसा होता है किसी बड़ी बिल्डिंग का ठेका लिया, बिल्डिंग की मरम्मत करते हैं, मेंटेनेंस, यानी 70 साल 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, बस उसको असल शेप में लाना है। बड़ा प्रोजेक्ट होता है। मतलब उन्होंने 9/11 के बाद उसके इर्द गिर्द की 5-6 बिल्डिंगें हैं। वो बिल्डिंग छोटी सी बिल्डिंग थोड़ी होती है, हमारे यहाँ तो उस तरह की बिल्डिंगों का तसव्वुर ही नहीं है ना। मतलब जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उसमें 80 फ्लैट थे और वो बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। 200 फ्लैट हो सकते, 400 हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। तो ट्विन टावर्स तो मतलब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स के थे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग का ठेका लेते हैं, तो जो आदमी डील कर रहा था तो वो कहते मेरे घर कमरा बना दे, 2 कमरे बना दे। होती है करप्शन, अगर तो एक हद तक है, यानी कंट्रोल है, बादपुर से। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, चीनी कंपनियां रिश्वत देती हैं और दबा कर धड़ल्ले से, फ्रेंच, ब्रिटिश, बहुत से मुल्क जो हैं उनकी कंपनियां जो हैं रिश्वत देती हैं, कहीं छुप छुपा के, यानी फ्रांस और चीनी कंपनियां तो वो खुलेआम खुले खाओ। हाँ जी। तो अमेरिका में नहीं, अमेरिका में अगर कंपनी ने रिश्वत दी और पकड़ी गई तो मारेगा। ये दुनिया में मुख्तलिफ है, लेकिन करप्शन को ख़त्म कभी नहीं होती। मैंने नेमतुल्लाह खान से पूछा, यानी एक एग्जाम्पलरी, यानी एक लहकता हुआ इस्तारा है बल्दियाती तारीख में,
नेमतुल्ला खान जैसा आदमी न उससे पहले आया ना उसके बाद आएगा। 18-20 घंटे काम करते थे। मुस्तफा कमाल ने बहुत काम किया, लेकिन नेमतुल्ला खान का तो कोई जवाब नहीं। एक साफ सुथरा उजला आदमी जिसने जो वादे किए थे उन वादों से कहीं ज्यादा काम किया। उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि शहर में ग्रीनरी में इजाफा करेंगे, उन्होंने ये वादा नहीं किया था यूनियन काउंसिलों को पैसा देंगे। उन्होंने शहर को सब्ज बनाने में भी रोल प्ले किया और हर यूनियन काउंसिल को 5 लाख रुपए दी। कराची में एक आध यूनियन काउंसिल नहीं है, सैकड़ों है, सैकड़ों। मैंने कहा खान साहब करप्शन खत्म हो गई? उन्होंने कहा मुराद ये था कि महदूद हो गई, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, मुख्तसर बात, और इनके सार बहुत था तबीयत में। और एतबार का पूरा दिन 6 दिन वहाँ काम करते, एतबार का पूरा दिन थर में गुजारते थे। सही। करप्शन वो भी नहीं ख़त्म कर सके, कोई भी नहीं कर सकता, इसको महदूद करना चाहिए। लेकिन जिस करप्शन पे बहस हो रही है वो ये है कि हुक्मरान ख़ानदान करप्शन करें, फ़र्ज कीजिए वज़ीर आज़म करे, वज़ीर आला करे, सदर करे, वो अगर वो करप्शन होगी तो वो ठेकेदारों को करप्शन की इजाजत देगा, बिल्डिंग 2-3 गुना कीमत पे बनेगी, ब्यूरोक्रेसी इतनी करप्ट है, फिर ब्यूरोक्रेसी करप्ट होगी, फिर नीचे तक, फिर जो है वो अपना ताजरों को रियायतें देंगे। देखिए पूरा एक मैं दोहराता रहता हूँ, हमेशा दोहराता रहूंगा, 7,000 अरब रुपए की बजाय 14,000 अरब जमा होने चाहिए FBR में। अगर आप ये जमा करना है, 7,000 अरब कितने हैं? $35 बिलियन। कोई आदमी नहीं है मुल्क में जो ये काम करे तो क्या सोचते भी नहीं है इस पे। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का पोटेंशियल सब मानते हैं 3 गुना है। 200 मन तक तो चावल हो गया, चलो 100 मन तो होता ही है, मगर उसके लिए काम तो आपके यहाँ तो 20 मन होता है, काम करने को तैयार नहीं है। भाई ज़राअत में मसला, अगर आप करना चाहते हैं, ज़मीन हमवार करनी है, लेज़र लेवलिंग करनी है, पेस्टिसाइड मिलावट के बगैर हो, खाद बर वक्त मिले, बीज अच्छा हो, उजूबा तो कोई नहीं है उसमें। और अगर फव्वारे लगा दें, अगर बड़ी इंडस्ट्री लग जाए, इस वक्त लगते हैं 1 सवा लाख रुपए। अगर फव्वारे लगा, वैसे 40% पैदावार भी बढ़ जाती है और पानी सिर्फ 10% इस्तेमाल होता है। बचत पानी की अलग से हो जाती है। लेकिन अगर आप बड़ी इंडस्ट्री लगा दें, पाइप मुल्क में बड़े पैमाने पर लग दो, 20,000 रुपये में लग जाएगा। 20,000 रुपये में आपका एकड़ जो 8 कनाल का है वो 40% इजाफे के साथ कितना हो जाएगा? 11 कनाल का हो जाएगा। 11 कनाल जितनी प्रोडक्शन, पानी 90% कम इस्तेमाल होगा, जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वही खत्म हो जाएगा। सही है, ठीक है। मगर जिस करप्शन के हवाले से हारून साहब हम बात कर रहे हैं, उस पर नैब तरमीमी बिल जो सदर आरिफ अलवी साहब को भेजा गया, उन्होंने दस्तखत तो नहीं किए, मगर अलमिया ये है कि कानून की शक्ल तो वो फिर भी इख्तियार कर जाएगा, वो पास हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। वो नैब तरमीमी बिल पे जो फिक्रा उन्होंने लिखा नहीं है वो ये है कि कैसा कानून तुमने बनाया है कि अगर इल्ज़ाम साबित ना हो सके तो इल्ज़ाम साबित न करने वाला 5 साल के लिए जेल जाएगा। ये भी कहीं दुनिया में कानून है, ये उन्हें लिखना चाहिए था। ठीक है, इमरान खान साहब की बात से आप फिर मुत्तफिक हैं कि मुजरिम माफिया जो है वो NRO 2 लेने के लिए कोशां है और वो उन्हें मिल भी गया है? कोशां क्या है, उसको मिले हुए जमाना गुजर गया। खान साहब अल्फाज के चुनाव में ज्यादा मोहतात नहीं है, वो तो मिल गया। किसको सजा हुई है? जैली खातों पर सजा हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग पे किसी को सजा हुई है, रहे लोग जेल में रहे, वो रुपया कहाँ है जो मनी लॉन्ड्रिंग में गया? मनी लॉन्ड्रिंग से याद आया कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दोनों को इस्तिस्ना मिल गया है कि वो जमानत पर ही है, मतलब वो अभी पेशी नहीं हो सकती। मुस्तकिल इस्तिस्ना। हाँ, मुस्तकिल इस्तिस्ना है कि वो इस मुल्क में जुर्म कोई बुरी चीज, जिम्मेदारियां सर अंजाम दें। बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन का मामला है। हम एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे, एक आदमी मजदूर को पकड़ के ले गए, तो वो आगे एक छोटी सी सोसाइटी थी ऐसे मदरी शहरियों की, तो मेरी जिम्मेदारी थी। तो मेरे पास एक आदमी भागा हुआ, एक मजदूर को पकड़ के ले गए। किस लिए पकड़ के ले गए? वो खेत में पेशाब कर रहा था। वहां वो खुदा के बंदे SHO से ये क्या किया? वो 1,000 रुपये वापस दिलवाया उसको। ये पुलिस है मजदूर को पकड़ने के लिए, ये पुलिस है ट्रैफिक की वायलेशन करने वाले को, गरीब आदमी पकड़ लो, पर उसको नहीं पकड़ सकते अपना प्रोटोकॉल, और जो ज्यादा हैसियत वो अपना लैंड क्रूजर वाले को नहीं पकड़ सकते। मैं एक मारूफ अखबार नवीस थे, अब तो वो नहीं है, रिटायर हो गए,
उन्होंने वायलेशन की तो पुलिस वाले रोका तो उन्होंने ऐसे किया, कोई चीज़ उसे दिखाई, उसने सल्यूट किया। मैंने कहा क्या दिखाया? उसने कहा प्रेस क्लब का कार्ड दिखाया था। बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन है हारून साहब, ये तो अखबार नवीस का हाल है। हारून साहब हर एक का ये हाल है, जिसकी कोई हैसियत उसका ये हाल जो अरबपति है उसके तो कर। लाहौर के पुलिस ऑफिसर्स की एक बड़ी तादाद जायदाद का कारोबार करती है। वजीर आजम ने कहा मैं अपने बरेदन-ला को कब्जा नहीं दिलवा सका, और एक पुलिस अफसर को भेजा बदकिस्मती से, वो इसलिए नाकाम साबित हुआ। काम तो वो कर सकता था कि वो लड़ाई झगड़ा करता था, और बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, ये तो बताइए ना कि शफाफ इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जी हमें फौज की मदद दरकार होगी, दरखास्त की है कि फौजी चाहिए बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन के लिए। फौज की मदद तो लाजमन दरकार होगी, एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दरकार होगा। इनसे काम नहीं चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। शफाफ इलेक्शन का, ये इलेक्शन का एक सवाल का जवाब दे, शफाफ इलेक्शन का या वैसे इलेक्शन का इनसे काम नहीं चलेगा? नहीं, ये शफाफ इलेक्शन होता ही वो है जो शफाफ हो। देखिए छोटी मोटी गड़बड़ हो गई, वो तो माशरा ही ऐसा है कि छोटी मोटी गड़बड़ तो होगी। ये तो जैसे करप्शन के बारे में मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो होगी। वो तो अमेरिका में भी शिकायत हुई, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर पे तो इन पे इल्जाम है कि ये वीकेंड पे जाते हैं, मिलते हैं हुक्मरान पार्टी के लोगों से, कुछ और लोगों से भी मिलते हैं। मरियम साहब और हमजा शहबाज का नाम आ रहा है, और भी कुछ लोगों से मिलते हैं। अच्छा चलिए, वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये तो बताइए रेकोडेक के बारे में अफवाहें क्या चल रही हैं हारून साहब? अफवाहों का तो मुझे पता नहीं, आप ये है मैं आपको जो फैक्ट्स है वो बता देता हूँ। जो मैंने एक ज़माने में इस पर बड़ा काफ़ी काम किया है। मैं एक अमेरिकी कंपनी से 22 महीने तक इन टच रहा हूँ। वो मुझे फ़ोन करते थे, डाटा भेजते थे, मेरे पास कई हज़ार सफ़ात पड़े हुए हैं। वो जरदारी साहब ने $500 मिलियन में रेकोडेक दे दिया था। वो तो बरसों झगड़ा चला, फिर अभी मिसालें तो ये $6 बिलियन जुर्माना हुआ। जुर्माना भी। अजीब बात यह है कि असलम रईसानी डट गए, जिससे कोई उम्मीद ही नहीं थी। जब अल्लाह ने कोई काम किसी से लेना हो तो ले लेता है। उन्होंने कहा मैं तो नहीं दस्तखत करता इसमें। बात यह है कि ये अंदाजे ही गलत बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े नामवर अखबार नवीस हैं जिन्होंने बात की है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहते। पाकिस्तान में $500 बिलियन का सोना नहीं है, पाकिस्तान में $1000 बिलियन सोना है। एक सबात में है, सबात में सदियों से दरिया सिंध में सोने के ज़र्रात आते थे, जो मियाँ वाली वगैरह में मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पार्ट चौड़ा हो जाता था, फिर पानी सिमट जाता था, वो ज़र्रे लोग चुनते थे। वो बहुत थोड़े होते थे, मतलब पूरे दिन की दिहाड़ी से इतने ज़र्रे जमा होते थे जितनी एक दिन में मजदूरी करके। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास कोई मजदूरी नहीं है तो वही उसने चुन लिए, फर्ज कीजिए, तो वो उसका सुराग मिल गया। उस पर रिपोर्ट बने हुए भी 5-7 साल गुजर चुके हैं। ठीक, अब ये सिंपल काम नहीं होता। वैसे सवात में जो है बहुत गहराई में तो है ही निस्बतन। पाकिस्तान में तो एक ऐसी जगह भी है बलूचिस्तान में जहाँ ज़मीन पे पहाड़ के ऊपर लोहा है। ये चिन्योट से लेके तो आगे तक लोहा है, तांबा है, और ऐसी कीमती मादनियात है पाकिस्तान में। मुझे एक ब्रीफिंग दी गई थी तन्हाई में बुला के एक इंतहाई अहम शख्सियत ने, और उन्होंने ये इंतहाई अहम से आप मुराद समझ रहे जी, बहुत पहले, कि अगर अफगानिस्तान 9/11 का वाक़या न होता तो भी अमेरिकी किसी बहाने से यहाँ आते। मैंने कहा सर क्यों? इस क्यों का जवाब हारून साहब ब्रेक से वापस आके, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके इस क्यों का जवाब भी हारून साहब से लेंगे, और इसके साथ साथ दुनिया क्या तीसरी बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, रेकोडेक के बारे में बात हो रही थी, $1000 बिलियन का सोना है। ठीक है, अंदाजा ये है $1 बिलियन का, $1000 बिलियन का मतलब ये है कि 50% तो उस कंपनी को मिलेंगे ना। ठीक है, इसलिए कि सोना निकालना आसान थोड़ी है। क्या होता है इसका फार्मूला? अगर 1 मिलियन मिट्टी के ज़रात में 56 ज़रात हों सोने के तो वो फीजिबल है। सबात में है 96, यानी उसमें शुबह ही नहीं है कि भाई वो फिजिबल है। रेकोडेक में है और जगहों पर है। वो धातें हमारे पास ऐसी हैं जो सोने से बहुत ज्यादा कीमती हैं। ये सिलसिला शुरू होता है, कुछ हिस्सा ईरान में है, बाकी पाकिस्तान में है,
और पाकिस्तान में फिर बीच में वक्फे भी हैं, चिन्योट में के एरिए में लोहा, फिर हमारे कबायली इलाके में। आपको इससे बड़ी खबर दूं, इसकी तफसील फिर बताऊंगा। पाकिस्तान में इतनी गैस और इतना तेल है कि ये अपनी 90% जरूरतें पूरी कर सकता है। तो बहुत बड़ी खबर है। तो फिर बस तफसील बाद में देखो ना, ये तफसील इसको साबित करना होगा ना मुझे, कहाँ है, कितना है। कल मैंने रात को, मैं थका हुआ था, 1 घंटा इस पर काम किया इत्तफाक से। अच्छी, आपको पता, हमेशा अर्ज करता हूँ, अच्छी खबर किस्मत से मिलती है। किसी आदमी ने हमारा प्रोग्राम देखा दूर मगरब के किसी मुल्क में, उसने किसी से कहा इसका नंबर चाहिए, उन्होंने मुझे दिन में फ़ोन किया। मैंने कहा रात को करूँगा जब फारग होऊंगा, नोट्स लूँगा। ये बात ऐसी नहीं है कि जिसको फिर नोट्स लिखे हैं उसके। अच्छा। फिर अभी उसमें बहुत से सवालात हैं जो एक्सपर्ट से पूछे जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि OGDS और PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की रीऑर्गेनाइजेशन की जाए। उसमें उसकी कुछ शरात हैं। वो ऑलरेडी ही इज रनिंग ए मल्टी-बिलियन कंपनी। अच्छा, ये नहीं है कि वो नादर, और दूसरी नस्ल है उसके वालिद साहब इसी बिजनेस में थे, पाकिस्तानी है। वो तो बहुत कुछ है, पाकिस्तान का पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है। क्या सिर्फ रेकोडेक का मामला जो है हारून साहब, या इस तरह के जो मामला सामने आते हैं चीजें, यही रेकोडेक के बारे में शुगुक व शुबात का इजहार किया गया है। अब हम उस पर क्या कहें? उसकी तो देखें ना, इस मुल्क में कोई ऐसी अदालत हो जो इस पे, अदालतों के बाद तो पहले 30 लाख या 1000 मुकदमे, लाखों की तादाद में मुकदमे पड़े हुए हैं। 1000 जज कम है, और अदालतों को काम कौन करने देता है? भाई अदालत ने तनहा काम करना होता है, तफ्तीश करने वाले चाहिए ना। हारून साहब, पाकिस्तान में रेकोडेक या इस तरह के दूसरे मंसूबे जो हैं, क्या बेहतरी का सिर्फ यही रास्ता है या कोई और बहुत से रास्ते हैं, बेशुमार रास्ते हैं। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का पोटेंशियल 3 गुना तो हर कोई मानता है, 10 गुना से ज्यादा है। एक बेटर टेक्नोलॉजी से आप मसलन फर्ज कीजिए 200 मन आलू पैदा होता है या 200 मन तरबूज पैदा होता है, ठीक है, तो 2000 मन तरबूज पैदा किया जा सकता है। मैं पिछले 6 महीने से एग्रीकल्चर पे, मॉडर्न एग्रीकल्चर है, उसमें जो रिपोर्टें हैं छोटी छोटी जो सोशल मीडिया पे आती हैं, वो मैं देखता हूँ, बाज़ माहिरीन से बात करता हूँ। अभी एक साहब मेरे पास तशरीफ लाए थे, वेरी सीरियस पर्सन, मैं किसी दिन फुर्सत मिलती है उनकी खिदमत में हाजिर हूँगा, कि वो लंबा काम है 2-3 दिन की मुशक्क़त का। वो कहते हैं गंदम में जो इनपुट है, पेस्टिसाइड्स, बीज वगैरह वगैरह, वो 1/3 करके इतनी ही पैदावार हासिल की जा सकती है। अब अगर ये वाक़या हो जाए तो एक इनकलाब अज़ीम रूनमा हो जाए। वो तो कोई काम करने वाला ना, उनसे पूछा PTI वालों से इलेक्शन से पहले कि एग्रीकल्चर पे कोई काम हो रहा है, उन्होंने कहा एक लम्स का प्रोफेसर कर रहा है। अच्छा। अब मैंने कहा दिन की रोशनी में पर्दे गिरा के टेबल लैम्प की रोशनी में ज़राअत पे तहकीक हो रही है। ज़राअत पे तहकीक वो करेगा जो खेतों में जाएगा। जो पहला आदमी जिसने ब्रेक थ्रू किया अमेरिका में ज़राअत में, उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, हुक्मरान जॉर्ज वाशिंगटन नहीं, एक ब्लैक जॉर्ज वाशिंगटन, जिसने ये जो कीड़े हमला करते थे, ये कोई 100-150 साल पहले का वाक़या है, हमला करते थे, वो जाता था खेतों में, उसने अपनी ज़िंदगी खपा दी और एक इनकलाब आया। इसी तरह मैक्सी पाक जो गंदम है, वो भी एक साइंसदान था। तो ये तो हमारे तो ज़री तहकीकाती इदारे हैं। वो फैसलाबाद में तो यही झगड़ा पड़ा रहता था कि राना सनाउल्लाह की मर्ज़ी का वाइस चांसलर होगा या फलां की मर्ज़ी का होगा। हमारी ज़री यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। ये किन्नो जो है, ये कैलिफोर्निया से आया था। कैलिफोर्निया में गया हूँ, वहाँ तो किन्नो कोई नहीं है, आया वहाँ से था। हम दुनिया के 17% किन्नो प्रोड्यूस करते हैं, और चाहे तो 40% कर सकते हैं, चाहे तो। ठीक है हारून साहब, पाकिस्तान की मैशत डिस्टर्ब हुई है, पूरी दुनिया की मैशत डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। नेटो के सरबराह कह रहे हैं हमें तैयार रहना चाहिए, कई बरसों तक ये मामला चलेगा। बरतानवी वजीर आजम ने एक आर्टिकल अपना लिखा है, बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी लिखा है। बरज़ंस्की कौन है पहले ये बताएं, फिर उसकी स्टेटमेंट पे आती हूं। लड़ने के लिए तैयार रहो, बरतानवी फौज से कहा है। बरतानवी फौज के सरबराह ने कहा है रूस से जंग लड़ने के लिए तैयार रहो।
अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा दुनिया कहत से दो चार हो सकती है। बरज़ंस्की जो दावे कर रहे हैं, पेशगोई कर रहे हैं, पहले उनके बारे में बताएं वो है कौन, फिर हम उनके स्टेटमेंट्स की तरफ आएंगे। मैंने आपको ये बताया था कि कई बरस पहले उनसे पूछा गया ना, पहले मैं आपको बता बरज़ंस्की कौन थे, बहरहाल ये मैं बाद मुकम्मल कर लूँ जी। बरज़ंस्की से पूछा गया कि थर्ड वर्ल्ड वार अगर हुई तो कहाँ से शुरू होगी, उन्होंने कहा यूक्रेन से। बरज़ंस्की वो साहब थे जो रैगन के खारजा उमूर के मुशीर थे, ठीक, और उन पे इतना एतमाद था बरज़ंस्की को, अपने रैगन को, कि अभी उसने हल्फ नहीं लिया था 20 जनवरी को, नवंबर में इलेक्ट हो जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट और 20 जनवरी को हल्फ लेता है कि बरज़ंस्की को ज़िया-उल-हक से मिलने के लिए भेजा, ठीक, और बरज़ंस्की ने ज़िया-उल-हक से कहा कि इन्हें एंगेज रखो। रूसी आ गए ना 79 में, तो ये 80 के जनवरी के शुरू में आता है बरज़ंस्की। बरज़ंस्की का नाम इसलिए ज्यादा नहीं चमका कि उससे पहले हेनरी किसिंजर रह चुके थे। हेनरी किसिंजर को तो एक लीजेंड, एक बहुत बड़ा लीजेंड था, बरगद के दरख्त के पास कोई दरख्त हो तो उसको कोई देखता ही नहीं है। तो उसने कहा कि एंगेज रखो। ज़िया-उल-हक ने कहा एंगेज क्या मतलब, हम उन्हें आमों के पार भेजेंगे। दिस वॉज परहैप्स द ओनली मोमेंट इन ज़िया-उल-हक's लाइफ जब वो एब्सोल्युटली क्लियर था, वरना मैं अपने आप को एक रिलक्टेंट रूलर कहा करता था। बरज़ंस्की को वो उन लोगों में से है जिनकी बात को अहमियत दी जाती है। मामला सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, इंडिया में अग्निपथ शुरू हो गया। अग्निपथ इसकी मतलब आग का रास्ता, अग्नि आग, पथ असल में पंथ है, रास्ता, ठीक है, तरीका। अमन का कोई रास्ता नहीं, आती हूँ इसके ऊपर भी नहीं अमन, मोदी के होते हुए अमन का रास्ता। चलो इस पे आ जाए, ये बात कर रूस और यूक्रेन के ऊपर हम बात कर रहे थे हारून साहब। देखिए वो तुले हुए हैं, उन्होंने चीनी सदर ने फोन किया प्यूटन को, प्यूटन से कहा कि तावन की कोई आखिरी हद नहीं है, ठीक। बरतानवी और यूरोप जो है वो सब असला दे रहा है और जंग को लंबी कर रहे हैं। प्यूटन ने कहा अमेरिका खुद को दुनिया में खुदा का पैगंबर समझता है, एक ऐसा पैगंबर जो कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, उनमें जज्बा इंतकाम है। और रूसी कौम परस्ती मैंने आपसे कहा था बहुत मजबूत है। क्यों मजबूत है, उस दिन जरा बात तफसील से नहीं हो सकी। सदियों तक सेंट्रल एशिया से रूस पे हमले होते रहे हैं, तैमूर वालगा तक चला गया था। ऐसी है जैसे कोई रावी तक पहुंच जाए, ठीक है, खुदा न खास्ता। तो वसी और रीज बहुत है रूस, खैर, लेकिन यह कि वो इन हमलों के नतीजे में एक बड़ी ताकतवर कौम परस्ती ने जन्म लिया है और उनके ज़ख्म हरे हैं। और फिरदौसी ने कहा था, फारसी के शायर ने, जो अपने ज़ख्म को रहता रहता याद रखता है उसके ज़ख्म हरे रहते हैं। तो ये इनको रूसियों को नापसंद भी बहुत कहते हैं, करते हैं। आज मुझे बड़ा एक जो जुमला उसको पढ़ के ताज्जुब हुआ प्यूटन का, मगरब अपने आपको क्या हाल है, यूरोप का हिस्सा है वो इनको मशरक कहते थे, गंवार कहते थे, ठीक है ना। फतह इसको कोई नहीं कर सका रूस को, जो गया उस बर्फजार में दफन हो गया। एनी हो वो चीन तुला हुआ है उस पे, ताइवान पे तुला हुआ है। भारत जो है वो चोट खा खा के, जख्म खा खा के अब वो कर चुकाना चाहता, चुकाए तो कैसे चुकाए। बिहार में हंगामे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तेलंगाना में हुए हैं, बीजेपी के दफ्तरों पे हमले, लीडरों के दफ्तरों पे, घरों पे हमले हुए हैं, 500 ट्रेनें रोक दी गई हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। पर जो लोग भर्ती करेंगे 6 महीने की इंटर्नशिप है, 3.5 साल वो काम करेंगे। फौजी कह रहे हैं कि भाई ये वजह क्या, वो कौन एडवाइजर का नाम है आपको लिखाया था ना, मुझे याद एक तो अटल जनरल अनिल बोरी है, उसने कहा, उसने दी ना ब्रीफिंग दी, उसने कहा कि वो एक अखबार के खातून रिपोर्टर से कहा कि ये जो उधेड़ उमर सिपाही हैं इनकी अम्बात की शरह बहुत ज़्यादा है। सियाचिन और लद्दाख, अच्छा, 18,000 फुट से लेके 14-15,000 फुट से लेके 22,000 फुट तक मौसम के हाथों लोग मरते हैं, ठीक है, मुखालिफ के हाथों नहीं मरते इतने जितने मौसम के। तो ये यंग लोग चाहिए ना,
अब जाहिर है कि वो उसमें तनख्वाह तो अच्छी रखी है, 30 से 40 हज़ार रुपये, जो पाकिस्तानी 60 से 80 हज़ार रुपये, हमारे भी सिपाही की तनख्वाह। लेकिन लोग जाने के लिए तैयार तो नहीं है। इतनी सख्त जिंदगी जो है वो तो अपनी मर्जी से आदमी अडॉप्ट करता है ना। ठीक है, इसके ऊपर हैं कुछ सवाल हारून साहब, वो पूछूंगी। मगर रूस और यूक्रेन में कौन सा मुल्क है जो इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गया है, जिनकी कहते हैं कि चांदी हो गई, सोना हो गया, जो कि अब खेलेंगे इस मामले? कुछ कतर का, कतर को फायदा हुआ, सऊदी अरब को फायदा हुआ ना। कतर से पाइपलाइन जाएगी इटली तक, और इसकी कितने बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट होगा? ये करीबन 29 बिलियन डॉलर, 28 प्लस है, लेकिन 29 के बड़ी रकम, बड़ी रकम है। नहीं तो इंडस्ट्री जारी रखने के लिए ये कौन सी रकम है? रूस और यूक्रेन का मामला है। हमारा अगले साल गंदम का क्या होगा? हमें तो अपने खाने के लाले हैं। एक और बड़ी बुरी खबर आई है कि 46 जरासीम पैदा करने वाली फैक्ट्रियां रूसी सरहद के करीब अमेरिकियों ने लगाई थी। तो गंदम यूक्रेन से तो खरीदनी चाहिए। हमारे गंदम का मसला नहीं है, हमारा मसला है नालायकी, गंदम मसला नहीं है। आप अभी कितने महीने पड़े हुए हैं? ये जुलाई है जी, जून है, जून खत्म होने के करीब है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने आपके पास पड़े हुए हैं। आप श्योर करें पेस्टिसाइड ठीक मिलेंगी, जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं, खाद बर वक्त मिलेगी। हर किसान पर लाजम करें, आदमियों को भगाएं, पटवारियों को भगाएं और दूसरे अमले से मदद लें। हर जगह सॉइल टेस्ट करें। हर जमीन को मुख्तलिफ किस्म की खाद चाहिए होती है। इंसेंटिव दें। खारदार तार जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, ये जो बाढ़ जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और उस वक्त तक मुकम्मल उम्मीद हो जाएगी। स्मगलिंग बंद करें अफगानिस्तान को गंदम बंद ना करें, स्मगलिंग बंद होनी चाहिए। देखें ना, गंदम की कीमत है इस वक्त 46 रुपये मन दुनिया में। तो उनको आप जो, अगर आपकी बसात है कुछ मदद करने की, मदद भी करें, मगर वो गंदम दुनिया भर से खरीद के उनको पहुंचा दें। अगर आप जायद पैदा कर दें तो वो भी उन्हें दे दें, मगर सरकारी नर्ख पे दें ना। और अगर कोई मदद कर सकते हैं तो करें। भूखे की मदद करने से तो अच्छा कोई काम ही दुनिया में नहीं है। लेकिन ये क्या कि जैसे ही अपना मार्च आएगा, वो 4 व्हीलर्स में बैठ के अपना अफगानी आएंगे, उनके नोटों के थैले उनके पास होंगे, एडवांस पैसे देंगे, गंदम खरीद के रहीम या आरखां से ले के तो वजीरिस्तान तक वो नोटों की गड्डियां रखी होंगी यहाँ पे, और 500 1000 रुपए देते हुए वो गंदम ले जाएंगे। और गंदम वो अफगानिस्तान नहीं जाती, सिर्फ सेंट्रल एशिया भी जाती है। इसलिए कि जब यहाँ से 2200 रुपये खरीदेंगे, 2300 रुपये खरीदेंगे, तो वहां तक पहुंचने तक 1000 रुपये मन तो नहीं खर्च होता, उस पर 200-400 रुपये मन खर्च होता है। यही एक तो ये आप ये करें, जैसे बिजली का मसला है, बिजली चोरी आप रोक दें, मसला हल हो जाएगा। तो प्राइस पूरा अगर ना भी हल हो तो 20% बिजली जब जायद होगी तो 20% कीमत गिरा सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। 15%, 5% तो लाइन लॉसेस होते हैं। ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं अरुण साहब। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। भारतीय फौजी स्कीम के हवाले से गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, तो आखिर ये फौज के लिए स्कीम है, फौजी अफसरान ही इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, ये भी अरुण साहब से जानेंगे। और कोरोना की ये जो नई लहर आई है पाकिस्तान में, इसमें कितने खदशात मौजूद हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अरुण साहब, भारत के मामले पर चलती हूँ, आपने एक अहम बात हमारे साथ शेयर करनी थी। शायद ऐसी चीजें चल रही थी कि हमारे आर्मी चीफ जब चाइना गए तो उनके हम पल्ला, मनसब के हम पल्ला आदमी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, ऐसी अफवाहें थी। नहीं, वो उसकी वजाहत आई है कि वो जो हम असल चीन के सिस्टम को नहीं समझते ना, तो हम ये समझे कि भाई चीफ को मिलना चाहिए था। हाँ। वहाँ सिस्टम ये है जैसे अफगानिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर होता है जी, वो अपना यानी अमेरिका से डिफेंस सेक्रेटरी जाए, वहाँ सेक्रेटरी कहते हैं ना, ठीक है जी, तो चीन का डिफेंस मिनिस्टर मिलेगा उससे। ठीक है, ये उससे सीनियर है, क्योंकि हम समझते नहीं थे इसको। ये जो साहब, इनका नाम क्या था, नाम जनरल जोंग यूजिया, ये सदर के नुमाइंदे की हैसियत से उन्हें मिले, सेकंड टू प्रेसिडेंट जी। तो वो हमारी इतला दुरुस्त नहीं थी। ठीक है, यानी कि ये क्लैरिटी होगी। अब ये बताइए, स्कीम भारत की फौजियों के लिए, फौज के लिए मुखालफत क्यों है इसकी? फौजी अफसर ये कह रहे हैं कि जहां देखिए दलील उसके हक में ये दी जा रही है कि जंग अब टैंकों से नहीं लड़ी जाएगी, जंग अब ड्रोन को रोकना है तो वो
कंप्यूटर इस्तेमाल होगा, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से ऊपर है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम सुपर, अच्छा वो, और वो अब ऐसे लोग चाहिए जो मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हों। तो ये 4 साल के लिए होगा, 6 महीने ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल वो काम करेगा, फिर उसमें से 25% रिटेन कर लिए जाएंगे। मुखालफत करने वाले ये कहते हैं कि एक जहांदीदा सोल्जर की बजाय जो एक पूरे सिस्टम में से गुजरता है और जिसका ये करियर होता है, तो उसकी बजाय एक 3 साल के तजर्बे वाला आदमी उसकी जगह भेजा जाएगा। और ये पैसे बचाने की स्कीम है। लेकिन दूसरी तरफ जोश खरोश भी बहुत है। दूसरी तरफ ये है कि कारपोरेट बड़े बड़े कारोबारी इदारों ने, कंपनियों ने इंसेंटिव्स का ऐलान किया है। जो रिटायर्ड होंगे वहां से 3 से 4 साल बाद, उन लोगों जो रिटायर होंगे उनके लिए जब ये भर्ती ये शुरू होगी तो जो लोग रिटायर होंगे उनकी जगह यही लेंगे ना। नए फौजी तो नहीं भर्ती किए जाएंगे ना, यही फौजी होंगे ना। इसमें 25 उनको हायर एजुकेशन कमीशन ने कहा हम आला डिग्रियों के लिए सहूलत देंगे, उनको कंपनियों ने कहा हम ट्रेनिंग देंगे, जॉब्स देंगे, अच्छा, उनका ख्याल रखेंगे। वो भारत में तो एक हिंदुत्व का ये जब नफरत का सिलसिला शुरू होता है ना, ये 20-25 साल जारी रहता है। जैसे कराची में था, हम कहते थे ये 25-30 साल इसकी उम्र होती है, जैसे हिटलर का था मुसोलिनी, कहीं भी जब नफरत का अमल शुरू, एक तो है ना आज़ादी की तहरीक, आज़ादी की तहरीक नहीं मरती, वो अपना अलजायर में 100 साल से ज्यादा जारी रही थी, चीचनिया में अब भी मौजूद है, आखिरकार एक दिन नतीजा पैदा करेगी। और बहुत से दुनिया के बहुत से जगहों पे है। और चीनियों को भी अपना सिंकियांग में अपने इक़दामात में नरमी करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं होता नतीजा अकीदा। जो बात यह है कि फिलहाल तो वहाँ ये बुखार जारी रहेगा। वो धमकी भी दे रहे हैं कि जो लोग नहीं भर्ती होंगे फिर उनके साथ ये होगा और फलां होगा, ये होगा। लेकिन अभी देखना होगा, इसलिए कि 500 तो ट्रेनें रुक गई, घरों पे हमले हुए, अभी देखना होगा क्या होता है। नतीजा अक्स किया जा सकता है इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है। और किस चीज की तैयारी कर रहा है, मगर एक ऐसी जंग की जो वो जीत नहीं सकता। इसलिए कि जंग तो एक मुल्क से थोड़ी होगी, जंग तो 2 मुल्कों से होगी। वो सी पैक के रूट पे हमला करना चाहते हैं ना। प्रॉब्लम दुनिया में जंग तो है चीन और अमेरिका की। ठीक 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 है ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है और मुसलमानों से इंतकाम का जज्बा है। तो मुसलमानों से इंतकाम लेना आसान है? कोई मुसलमान और कोई काम जानते नहीं, काम जानते, जंग तो लड़ सकते हैं ना। हाँ, ये तो करे। मैंने एक कर्नल से पूछा, बड़ी पुरानी बात है, 30 साल पहले की। कर्नल साहब एक ब्रिटिश खातून जर्नलिस्ट को या अमेरिकन खातून जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे, तो हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। वो आए और उन्होंने माजरत की कि कहीं आप ये ना समझें कि मैं जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देने की वजह से आपको इंतज़ार कराया। तो वो इंटरव्यू ज़रा लंबा हो गया। मैंने उनसे पूछा कि सर आप तो नीचे हैं और इंडियंस हाइट पे बैठे हुए हैं, आप क्या लड़ेंगे उनका? मैं तो सवाल किया, मेरा मुराद इरिटेट करना तो नहीं था। उसका रंग सुर्ख हो गया, लंबा तिरंगा एक कर्नल था, उसका रंग सुर्ख हो गया। उसने कहा अगर मैंने धकेल कर इतने किलोमीटर पीछे न ले जाऊं, आई एम नॉट वर्थ द सॉल्ट। तो मैंने उनसे कहा सर मैंने सवाल किया है, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो हाइट पे हैं तो आप नीचे हैं। मुसलमान सिपाही का कोई बदल नहीं है रूए जमीन पर। जो आदमी जान हथेली पर रख, और कैसे मुसलमानों ने 2 सुपर पावर्स को फतह कर लिया था, छोटे नेज़े, कम सवारियां, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है, सप्लाई का निजाम, जज्बा नहीं सिर्फ है। जो आदमी जान देने के लिए तैयार होता है उसको कोई इलाज नहीं है दुनिया में। ठीक है, इसके ऊपर मैं मजीद बात करती हूँ, आखिरी 3 मिनट है, मुझे कोरोना के ऊपर बात करनी है। हारून साहब, कोरोना की जो हालिया लहर है सिंध से आगाज हुआ है, लेकिन खतरनाक रिजल्ट्स हैं। कराची में 10% से ज्यादा ये नई लहर, हैदराबाद में 16% ज्यादा, आजाद कश्मीर में 5.26% से ज्यादा, लाहौर में 1%, मर्दान में 3.39% है। और जो मरीज हैं नए वो 171 हैं। क्या जो हलाकतें या मरीजों का तनासुब, नए मरीज 171 हैं, वो आबादी के तनासुब से आप समझते ठीक है या हमने बेहतर फाइट किया? नहीं, हमने देखिए हमने पाकिस्तान उन 4-5 मुल्कों में से एक है जिन्होंने इसको बेहतरीन फाइट किया है। यानी दुनिया में आबादी का तनासुब देख लेना, 53 करोड़ लोग इसमें मुब्तला हुए और कितने लोग मरे इसमें? 53 आबादी के तनासुब से 2 लाख इसकी हम बात होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ।
383 हलाकतें। हाँ, हमारे उस तनासुब से 1 करोड़ से ज्यादा आदमियों को इसमें मुब्तला होना चाहिए था और 2 लाख आदमी खुदा न खास्ता जहाँ भाग खो जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। 30,000 आदमी हुए। हमारे पास वसाइल ही नहीं थे। हमारे पास देखे ना, फरवरी में तो शुरू किया, फरवरी में तो डिस्कवर हुआ, मार्च में शुरू किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उस अदारे ने, एनसीओसी ने, यानी डॉक्टर फैसल ने भी और असद उमर साहब और मेजर जनरल जफर इकबाल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और जब सिंध में ये कहा जा रहा था टोटल लॉकडाउन कर दें, तो इमरान खान ने ये बात नहीं मानी और जुज़वी लॉकडाउन किया। और हम एक परहेज न करने वाली कौम है और हमने बड़ी बेहतियाती की, इसके बावजूद हमारी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, स्ट्रेटजी ठीक रही। तो इसका भी मुकाबला, ये उतनी बड़ी लहर नहीं है और इसमें उतने अब हम वसाइल से उस दर्जा महरूम नहीं है। ठीक है, अब वैक्सीन का हुसूल आसान है। अगर हम सिर्फ एहतियात अब हमें फिर शुरू करनी पड़ेगी। भले कराची में अगर आप जाएं तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा और यहाँ भी कुछ दिन के बाद। चलिए इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, तफसील से वक्त खत्म होगा। शुक्रिया अरुण साहब, देखने वालों को शुक्रिया, खुदा हाफिज।